नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे युवाओं की, युवा मन की, युवा शक्ति की, युवा समुदाय की। भारत दुनिया के सबसे बड़ा युवा देशों में से एक है। भारत की जो आबादी है उसका बड़ा हिस्सा युवा है और आज भारत का युवा, भारत के विभिन्न प्रदेशों के नौजवान, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या सौपन है और पूरे देश के विभिन्न राजनीतिक और दूसरे मसलों पर युवाओं की क्या राय हैं और युवा क्या चाहते हैं, इस विषय पर हम एक बातचीत आपके बीच लेकर आए हैं। आज हम मौजूद हैं कलायत, जिला कैथल, हरियाणा में और हमारे बीच मौजूद हैं आशीष जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो कुलदीप जी आपका धन्यवाद, आपने बातचीत करने का मौका दिया और जिस तरीके से आपने परिचय रखा कि भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है। 65% हमारी आबादी अभी भी 35 से कम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सवाल ये है कि वो आबादी कर क्या रही है। क्या वो जो हमारा डेमोग्राफिक डिवीजन था वो एक लाइबिलिटी है या असेट है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से पिछले 15 सालों में स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं और निश्चित तौर पर ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जो हमारा युवा है वो एसेट बनने की जगह लायबिलिटी बनता जा रहा है। अच्छा, तो आपने सर बताया कि आज युवा हैं जो वो एक प्रकार से मतलब देश के लिए लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। उसका एक बहुत व्यापक कारण है। देखिए, एक तो हम सब जानते हैं कि भारत में जो अर्थव्यवस्था का एवोल्यूशन हुआ, हम सीधे एग्रीकल्चर इकोनॉमी से सीधे सर्विस सेक्टर पे आ गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जो जाना होता है, जिस तरीके से चाइना गया या जिस तरीके से ताइवान और साउथ कोरिया गया, हम नहीं जा पाए। सबसे बड़ा कारण तो वही है। मैं समझता हूँ कि यही हमारे में सबसे बड़ी कमी रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इग्नोर करके हमने ये जो जंप लिया था एग्रीकल्चर इकोनॉमी से सीधा सर्विस इकोनॉमी पर, ये आज भी हमको, मैं समझता हूँ कि पीछे पकड़े हुए है और आज भी ये बहुत बड़ा झटका हमको महसूस हो रहा है। मतलब समस्या नीतिगत स्तर पर है, जो आर्थिक मॉडल अपनाया गया बिल्कुल नीतिगत स्तर पर है। और खासतौर पे एलपीजी के बाद जो 92 में जिस तरीके से सर्विस सेक्टर इवॉल्व हुआ था, ये वहीं से समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन पिछले दिनों में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो आईटी सेक्टर था, जो सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो भी डामाडोल है। लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों की वैल्यूएशन गिरती जा रही है, युवा अपनी नौकरी खो रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि युवा धीरे धीरे भारत में और भारत के संस्थानों में अपना विश्वास खोता जा रहा है। और यही एक कारण है कि आज का युवा अपने आप को बिल्कुल दिशाहीन पाता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। या तो वो पलायन करके विदेशों की ओर भागना चाहता है, या फिर वो इंडिया में रह के कुछ ऐसा करना चाहता है जो कि वो कर नहीं पा रहा है और उसके कारण तनाव में है। और फिर तनाव के कारण तमाम तरीके की चीजें होती है, फिर चाहे वो अंधविश्वास है या सो कॉल्ड अध्यात्म की तरफ पलायन है, या जो भी चीजें हैं वो हम सबके सामने है। तो आपने जो बातचीत से जो एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आया, आज के भारत के युवाओं के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो रोजगार का संकट है, एम्प्लॉयमेंट का संकट है, अपने आप को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की एक जद्दोजहद है। तो एक तो आपसे ये जानने की बड़ी विनती है कि आज का जो नौजवान है, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का जो नौजवान है, वो जो पेपर की तैयारी कर रहा है या वो किसी भी ढंग से रोजगार हासिल करने की कोशिश है, तो उसकी वो किस पीड़ा से गुजर रहा है, उसकी पीड़ा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो भी आज वन ऑफ द लोवेस्ट है। आज भी अगर आप देखेंगे, आप चैट जीपीटी से या किसी भी चैटबॉट से पूछेंगे कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, वो आज भी महीने में 14,177 रुपये है। और ये एवरेज है, 14,177 रुपये एवरेज है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, इसी कारण औसत 14,177 है। जबकि असलियत में आंकड़ा ये है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो महीने में 6,000 रुपये भी नहीं कमा पाते। और पिछले ही दिनों मेरे ख्याल से आरबीआई का एक डाटा आया था कि 100 करोड़ आदमियों की डिस्क्रीट इनकम जीरो है। डिस्क्रीट इनकम आप ये समझिए कि जितने उनके कमाई है उतने ही खर्चे हैं, खर्चे करने के बाद उनके पास ₹0 बचते हैं महीने के आखिर में। तो इस समस्याओं से बचने के लिए
जब युवा चारों ओर देखता है कि क्या उपाय है, उसका सबसे पहले उपाय तो हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी और राजस्थान में ये निकाला है कि आप प्लान कीजिए, आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ चले जाइए। अगर वो नहीं है तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगिए। पिछले कुछ समय में ये स्टार्टअप कल्चर थोड़ा सा उभर के आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें भी एक बहुत बड़ा डेंट लगा है पिछले दिनों से। जैसे कि हमारे 90% स्टार्टअप जो है वो अब भी लॉस मेकिंग है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पे ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना शायद समाज उतना ध्यान दे रहा है कि ये समस्या कितनी गंभीर होती जा रही है। ये जो आपने बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाया कि एक प्रकार से भारत की जो सरकार है, सत्ता है, हम किसी पार्टी की बात भी ना करा तो, लेकिन जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट करी, जो अपनाई नीतियाँ, उनकी असफलता है कि वो भारत के युवाओं को यहाँ पर रोजगार और एक सम्मानजनक जीवन नहीं दे पाई। देखिए, इस असफलता को तो अब गवर्नमेंट भी मान चुकी है। वो जो हमारा आंकड़ा था कि अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25% जीडीपी को वो छू नहीं पाए। और पिछले दिनों 17% से भी नीचे चला गया है, जो कि 2016 में हुआ करता था। और जिस तरीके से एफडीआई और एफआईआई लगातार भारत से कम हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो बंटाधार हुआ है, फिलहाल तो स्थिति ऐसी है कि युवा अपने आप को पूरी तरीके से दिशाहीन और डामाडोल पा रहा है। और ये कारण है कि वो जब इस तरफ देखता है कि कैसे मैं उस लूप होल से बचूं, कैसे मैं अपने परिवार का लालन पोषण करूं, उसमें वो नहीं पाता है। और ये स्थिति दिन पर दिन विराट और विकराल होती जा रही है। तो इसका जो सामाजिक असर क्या पड़ेगा, लक्षण क्या होगा जब एक नौजवान ये अपने आप को ऐसा है पाओगा कि वो इतनी आर्थिक संसाधन जुटा नहीं पा रहा है, इतनी तनख्वाह नहीं मिल रही उसको कि वो अपना खुद का और परिवार का एक डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ भरण पोषण कर पाए, तो इसके सामाजिक नुकसान क्या देख रहे हो आप? सामाजिक नुकसान तो सबसे बड़ा ये है कि जैसे ही एक आदमी अपने आप को इस बारे में असमर्थ पाता है कि वो अपनी एक अच्छी स्थिति में या एक अच्छा जीवन यापन ना कर सके, तो सबसे पहले वो समाज से कट जाता है, वो अपना आत्मविश्वास खो देता है। और साथ ही जो उसका योगदान समाज के प्रति और या यूँ कह लीजिए कि देश निर्माण के प्रति होना चाहिए, वो करने में वो चूक जाता है। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी जो वो है वो ये है कि वो अपने आप से ही कट जाता है। ये आपने बिल्कुल बताई। दो अक्षर ये मैंने नहीं बताया, ये कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बहुत पहले लिखा है कि जब कोई आदमी पूंजीवादी व्यवस्था में अपने जीवन यापन की व्यवस्था नहीं कर पाता है तो वो एलिनेशन का शिकार हो जाता है। अकेलेपन की तरफ चला जाता है, ये बिल्कुल। कार्ल मार्क्स ने कहा था हाँ, ये कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले लिखा था ना। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने, सच कही। लेकिन दो बिंदु और है जी, जैसे आप देखोगे ना, अपराधीकरण में युवाओं की बड़ी भागीदारी है। अगर आप पुराने आंकड़े देखोगे, डाटा देखोगे, युवाओं भी देखोगे, वह कहीं गोलियां चल रही हैं, चाकू, उसमें युवा बड़े में शामिल है। पूंजीवाद ने जो सबसे बदतर स्थितियां पैदा की है विरोधाभासी। एक तो ये है कि आपको उसने ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इससे एक बहुत बड़े वर्ग को काट दिया है, वो अपने आप में असमर्थ पाता है। और फिर ही उसी वर्ग की एस्पिरेशन है, सपने हैं कि वो एक उसके पास एक गाड़ी हो, वो भी घूमे। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लाइफ दिखाई जाती है, उसके भी अपने सपने होते हैं कि वो भी उस तरीके के जीवन यापन करे। लेकिन जब वो अपने आप को असमर्थ पाता है कि वो एक मौलिक तरीके से उन चीज़ों को कर सके, फिर मैं समझता हूँ धीरे धीरे सोचता है कि न दिखता गई बाढ़ में, मैं जो भी रास्ता मिलेगा वो अपनाऊंगा और इन सब चीज़ों को इस तरीके से मैनिपुलेट करूंगा ताकि मैं भी वो सब चीज़ें पा सकूं जो मैं सोशल मीडिया पे औरों को पाता हुआ देख रहा हूँ। तो फिर वो इस नतीजे पहुंच जाता है, टू गेट मनी एनीवे, ये हाँ, किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए, वो मूल्य, सिद्धांत, नैतिकता सब ताक पर लग जाती हैं। तो एक और सर बात है आपसे भी जाननी थी कि जो अपना लोकल है, देहात है, अपनी स्थानीयता है, यहाँ पर ऐसे क्या चीज़ें होनी चाहिए जो युवाओं को मजबूत करें और आगे बढ़ाएं? वो कौन कौन सी चीज़ें अभी आप उनका भाव देखते हो अपना सामाजिक गुणोत्तर में, अपने कलायत के स्तर पर या अपने गाँव में? देखिए, ये चीज़ें गांव के स्तर पर या इलाज के स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर ठीक होने वाली नहीं है। इसमें ढांचागत कमियां हैं और ये ढांचागत कमियां मैं समझता हूँ कि जब तक कि सरकार कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन ना कर दे या समाज भी किसी अमूलचूल परिवर्तन के लिए तैयार ना हो, ये समस्या जो है इतनी विकराल है कि सुधरेगी नहीं। हम यहाँ बैठ के आसानी से बात कर सकते हैं कि कलायत के लोग या हरियाणा के लोग इस चीज़ से
पार पा लेंगे, लेकिन लगातार हमने देखा है कि जिन भी लोगों ने कोशिश किया वो बुरी तरह फेल हुए हैं। तो इसमें ढांचागत और नीतिगत बदलावों की वो भी अमूलचूल स्तर पर जरूरत है, तब जाके स्थिति कंट्रोल में आएगी। उसका क्या विकल्प है, मतलब क्या किया जा सकता है? आप क्या सुझाव दोगे भाई इस ढंग से नीतियां अपना के ये जो बड़ा बढ़ता हुआ जो एक प्रकार का बेरोजगारी का कह लो, या युवाओं को सशक्त और आर्थिक तौर पर जो एक निपुण बनाने में फेलियर है सत्ता का, सरकारों का, इसका विकल्प क्या है भाई? इसको आप क्या सुझाव देना चाहोगे भाई इस ढंग से ये किया जा सकता है और उससे इस हालात में ऐसे सुधार होगा? इसको मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। 2024 एक ऐसा साल था जब दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद ज़्यादातर देशों में दक्षिणपंथ की सरकारें आई। और जब दक्षिणपंथ की सरकारें आती हैं तो राष्ट्रवाद का बोलबाला होना स्वाभाविक है, और जैसे ही राष्ट्रवाद का बोलबाला होना स्वाभाविक हो जाता है तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें दरारें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। हम तो ये भी कहा जा रहा है कि हम एक ट्राइबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ जिसकी चलती है वो चलाता है और जिसकी नहीं चलती है वो दबता है। अमेरिका किस तरीके से देशों के साथ व्यवहार करता है वो सबके सामने है, उस पर कोई टिप्पणी करने की मैं समझता हूँ कि आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज जो देश और सरकारें कर सकती हैं वो ये है कि वो प्रतिस्पर्धा को छोड़कर सहयोग पे ध्यान दें। सहयोग इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर वो प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे और सहयोग नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा दंड ये नहीं होगा कि हमारे जो युवा हैं वो उस स्थिति में है जिस भी स्थिति में वो है, बल्कि ये भी होगा कि आज जो क्लाइमेट कंट्रोल है, जो पर्यावरण की स्थिति है, जो ये पर्यावरण की पूरी स्थिति कंपटीशन के कारण है, सहयोग के कारण नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सहयोग बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो आपने बहुत बेहतरीन सुझाव दिए जी। और हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई अपनी बात कहना चाहते हो, या कोई अपील करना चाहते हो, या कोई संदेश देना चाहते हो दर्शकों को? देखिए, अपील करने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमको बुनियादी ढांचागत चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा और आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इस बार सुधारवादी या ट्रांजिशनल अप्रोच से काम नहीं चलेगा। इस बार ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा अगर मैं कहूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाऊँ, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्थिति जो है वो इतनी डावाडोल नज़र आ रही है। मुझे तो इसमें कोई आशा की किरण दिख नहीं रही है। जिस तरीके से भारत में और भारत की राजनीति पिछले 15 सालों में इवॉल्व हुई है और जिस तरफ वो जा रही है, बद से बदतर स्थिति हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसका समाधान जितनी जल्दी निकले उतना बेहतर है। तो आज आपने बातचीत सुनी एक नौजवान की, उनके दिल की बात, जिन्होंने एक बेहतरीन देश की नीतियों पर, देश के आर्थिक स्ट्रक्चर पर, देश के ढांचागत विकास पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में अपनी बात की। तो हम इनका आपका धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। भविष्य में भी हम युवाओं के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उन पर एक बातचीत, एक संवाद आपके बीच में रखेंगे। आप भी इस मसले पर अपनी राय प्रकट करें और सवाल उठाएं, नीतियों पर, अपने अधिकारों पर जो अभी तक आपको मिले नहीं हैं उसके बारे में जानें। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप जी।